Hello everyone. Today I'm going to talk about two round of 32 matches. First one is France versus Sweden and second one is Mexico versus Ecuador. जिसमें से I'll be honest with you, France versus Sweden, I don't think it's a contest because France have too many superstars. They have excellent quality, so it will be almost impossible for Sweden to beat them. And जिस हिसाब से स्वीडन ने राउंड ऑफ 32 में जगह बनाया है, तुम्हें देख के कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि उन लोगों के ऊपर फर्स्ट मैच में दे गॉट अ बिग विक्ट्री, उसके बाद 18 फंबल्ड अ लॉट, ऊपर से फ्रांस ने ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा स्कोर किया है 10 गोल्स. बट the second match between Mexico and Ecuador gonna be a sure shot banger. That's a proper knockout tie you shouldn't miss. मेक्सिको ने अपने ग्रुप स्टेज को क्लीन स्वीप मारा है, 3 में से 3 विक्ट्री था एंड ऊपर से दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स. ऑन द अदर हैंड इक्वेडर का स्टार्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट दे ग्रू ऑन टू दिस टूर्नामेंट एंड दे हैव गुड डिफेंस, बट मेक्सिको के पास ज्यादा अच्छा डिफेंस है. सो लेट्स गो टू द टैक्टिकल एनालिसिस सेगमेंट. Let's see how France plays. France actually starts with 4-2-3-1 asymmetric attacking formation, जिसमें से लेफ्ट बैक में जो रहता है थियाओ या फिर लुकास दिग्ने बहुत ज्यादा हाई अप पुश करता है एंड लेफ्ट साइड में विद प्रोवाइड करता है, एंड उसकी वजह से दुई या फिर बारकोला जो लेफ्ट विंग में रहता है वो कटिंग साइड मारता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, लेफ्ट बैक जो ऊपर चढ़ के खेलता है, जिसके वजह से कुंदे उतना ज्यादा नहीं चढ़ता है, जिसकी वजह से बैक थ्री फॉर्म होता है, एंड जिसमें से चौमेनी थोड़ा डीपर पोजीशन में ऑपरेट करता है, एंड जो रैबियो है वो फ्लोटिंग नंबर 8 के तौर पे काम करता है. कभी कभी डिफेंस में हेल्प करता है तो कभी कभी बॉक्स प्रेशर का काम भी करता है. ये जो फ्रंट फोर है उसका तो क्या ही कहना, वो कहीं पे भी स्विच कर जाता है. लेफ्ट विंग में यू हैव बाकोला, स्ट्राइकर में यू हैव एम्बापे, राइट विंग एंड एयर में पोजीशन में यू हैव ओलिसे एंड डेम्बेले. दे आर वेरी फ्लूइड. हाउएवर आउट ऑफ पोजीशन में फ्रांस ट्राई करता है 4-4-2 डायमंड में सिट बैक करने का, एंड जिसकी वजह से 4-4-2 एक मिड ब्लॉक बन जाता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. Let's see how Sweden prefers to play. Sweden have changed their shape in every group stage game. First, they started with 3-4-1-2 formation. In second match, they shifted to 3-5-2 formation. And last game में उन्होंने 3-4-3 formation try किया था. And मेरे opinion में 3-4-3 suits them best with up front Ilanga, Isak and Gyökeres. They are defensively good and very dangerous in transition. However, there is a real problem in settled position. They have structural issues. All three attackers likes to make इन बिहाइंड रन, जिसके वजह से लिंक अप प्ले, होल्ड अप प्ले करने में कोई नहीं रह पाता है. एंड यू नो ग्यूकेरेस इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर हु विल ड्रॉप डीप एंड मेक अ प्रॉपर लिंक अप गेम प्ले. सो जिसके वजह से तुम देखोगे कि उन लोगों के बिल्डअप में थोड़ा इशू रहता है, जो कि हमने देखा था जापान मैच में, जहाँ पे जापान का 5-2-3 सेटअप, स्वीडन का 3-5 जो सेटअप था उसको पूरा कच्चा चबा गया था. एकदम मैन टू मैन प्रेस था, एंड नीदरलैंड्स में वही मैन टू मैन प्रेस किया था, एंड जो कि अगेंस्ट फ्रांस और भी ज्यादा एक्सपोज होगा, क्योंकि फ्रांस का मैन टू मैन सेटअप के अगेंस्ट ये टिक नहीं पाए. सो आई थिंक इट विल बी एन इजी विक्ट्री फॉर फ्रांस. माय प्रेडिक्शन 3-1 फ्रांस विन. After years without any identity, Mexico now finally have their own identity in football and well structure, and all thanks to their coach Javier Aguirre. Let's understand Mexico's gameplay and tactical formation. एक डायग्राम देखते हैं. फर्स्ट मैच में मेक्सिको का लाइनअप ये था, एंड सेकेंड मैच में मेक्सिको का लाइनअप ये था, जिसमें से एंड थर्ड मैच में भी उसने बहुत सारा चेंजेस किया था. लेकिन तुम देखोगे कि उन लोगों का जो सेंटर बैक डुओ है वास्केस एंड मोंटेस, एंड जो फ्रंट थ्री होता है किनेनेस, राउल जिमेनेज एंड ब्रायन का, वो ये 5 प्लेयर्स सेम रहता है. वो ज्यादातर चेंजेस बनाता है अपनी मिडफील्ड ट्रियो में, एंड जो फुल बैक्स है वहां पे चेंज करता है. एक्चुअली दिस मेक्सिको प्रेफर्स टू प्ले ऑन 4-3-3 सिस्टम. हाउएवर ट्रांजिशन में वो शेप थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मेक्सिको का जो अटैक है वो 2 पिलर्स के ऊपर बेस्ड करता है. जो फर्स्ट पिलर है पोजिशनल अटैक विद सेंट्रल ओवरलोड्स. मेक्सिको का जो बॉक्स मिडफील्ड है ना, वो कॉन्स्टेंटली फाइंड करता है किनेनेस एंड ब्रायन गितरेस को डेंजरस पोजीशन जो होता है हाफ स्पेस में वहां पे, एंड उन लोगों का एक पैटर्न क्लियर है कि सर्कुलेट द बॉल until and unless the free player appears, एंड उसके बाद जो गेम है वो स्विच कर दो अल्वार्डो के पास, जो कि राइट साइड में रहता है. इसके वजह से क्या होता है, राउल जिमेनेस एंड किनेनेस जो है वो बॉक्स में अराइव करता है एक एरियल थ्रेड लेके, एंड उसके हिसाब से ही इन लोगों का अटैक फ्लक्चुएट करता है. एंड द सेकंड पिलर इज हाई प्रेस ऑन रीस्टार्ट्स, एंड दे मेंटेन 4-4-2 सेटअप, जो कि बहुत ही प्रेस रेजिलिएंट है एंड वेल स्ट्रक्चर्ड है, जिसके वजह से they can play a beautiful football. And their coach is very flexible, as you can see, because he likes to rotate his players. And against South Korea, तुमने देखा कि उसने फिदल्गो की जगह पे रोमो को स्टार्ट दिया था, which proves that his mind is very sharp. However, they have one problem during deep defending. That's why I think
Ecuador can punish them. So it will be better for Mexico if they can set themselves in 5-4-1 or 4-4-2 setup during the build-up phase. Let's see how Ecuador likes to play. Like Scaloni, their coach is also very flexible tactically. Maybe Argentine heritage. In first game, he started with 3-4-3 system. In second game, he started with 3-1-4-2 system. In third game, he moved to 4-4-2 system against mighty Germany, and they got their most unexpected victory. And now they are in round of 32. एंड मेरे हिसाब से इन लोगों का जो 4-4-2 सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है एंड इन लोगों को ये सेटअप ही मेंटेन करना चाहिए अगर ये लोग फिर से कोई गेम जीतना चाहता है तो. सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर शेप विथ अ डायग्राम. यहाँ पे यू कैन सी पाचो ओर्डोनेस एंड जो राइट बैक में है फ्रैंको. तुम देख पाओगे सीरी में जो है पाचो एंड ओर्डोनेस एंड राइट बैक का जो है फ्रैंको, ये तीन लोग बैक थ्री बना के चलता है. हिन का क्या करता है, जो लेफ्ट हाफ स्पेस है वहां पे एक्सप्लॉइट करता है, जिसके वजह से क्या होता है एक ज्यादातर अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले बन पाता है लेफ्ट साइड में. एंड पेड्रो वाइट एंड काइसेडो डबल पिवट के रूप पे काम करता है. एंड नेल्सन अंगुलो एंड योबोआ बहुत ही फार विंगर्स है. They can stretch the wings, they can cut inside, they can do anything whenever it is required as per situation and gameplay. And ऊपर से up front you have two strikers, Plata and Valencia. They are very good. However, Valencia's form is a bit concerned, but I guess they will be good later on stage. Ecuador are very good defensively. They constantly shift between back four and back five. जिसके वजह से क्या होता है they maintain a proper 3+2 structure which is very organized during out of position phase. एंड जर्मनी के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि ये लोग टाइट मैन मार्किंग कर रहा था, जिसके वजह से जर्मनी का सिर्फ जो डिफेंस में प्लेयर्स थे वही फ्री थे एंड बाकी सब के ऊपर कोई ना कोई प्लेयर चढ़ के खेल रहा था एंड इन लोगों का गोल इसी तरह से आया था. So what's my verdict? It's very difficult to predict who's gonna win this match. However, I think ये मैच 90 मिनट्स में नहीं खत्म होगा. मुझे लगता है ये मैच 120 मिनट्स तक जाएगा एंड ऊपर से ये मैच पेनल्टी शूटआउट्स में भी जा सकता है. अगर 90 मिनट्स में ये खत्म हुआ तो आई थिंक 2-1 से इक्वेडर जीत जाएगा, नहीं तो पेनल्टी शूटआउट्स में कुछ भी हो सकता है.